हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको आज क्षितिज का पहला चैप्टर, गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। तो पहले मैं प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। प्रेमचंद एक नाटक सम्राट कहा जाता है उनको। उन्होंने अनेक कहानियाँ और नाटक और उपन्यास लिखे हुए हैं। उनका जन्म लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था और बचपन में प्रारंभिक शिक्षा उनकी गांव में ही हुई। पिता की जल्दी मृत्यु होने के कारण वो 10वीं पास कर पाए। फिर उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में भी नवाब राय के नाम से भी उर्दू में लिखते थे और बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इन्होंने एक छापाखाना मतलब एक प्रेस स्थापित की, हंस नाम की पत्रिका का संपादन किया और 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। सेवा सदन, प्रेमास्त्र, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं और करबला और प्रेम की बेदी नामक 2 नाटक भी लिखे हैं। साहित्य जीवन में इनका साहित्य जीवन बड़ा प्रमुख रहा और ये यथार्थवादी लेखक कहे जाते हैं। समाज की कुरीतियों पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी भाषा शैली सरल और मुहावरेदार है और इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का वर्णन किया गया है। ये तो इनका जीवन परिचय है जिसे आप लिखेंगे, पढ़ेंगे। पहले पढ़ तो रही हैं आप और फिर लिखेंगे। अब आते हैं कहानी की ओर। प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं के संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए कई बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। तो ये कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी बताते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जाता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय अन्याय से ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधा को कभी क्रोध करते नहीं सुना है, न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है पर हमने उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा स्थायी भाव रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितने गुण बताए हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मीन्स होता है सीमा के परे, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे साहब शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद सभ्य कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे भी कम ही गधा है, वह है बैल, जिसका लेकिन गधे का छोटा भाई भी है जो उससे कम गधा है और वह है बैल,
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया की ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः उसका स्थान अब कथा की ओर चलते हैं। झूरी काची के दो बैलों के नाम हीरा मोती थे। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और चौकस डील डोल वाले ऊँच थे। दोनों में बहुत भाईचारा था। उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह नाते से नहीं बल्कि विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी प्रतीत होती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला चलते। उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते। नाद में खाली भूसा पड़ने के बाद दोनों एक साथ नाद में मुंह डालकर और साथ बैठते थे। मुंह हटा लेते और दूसरा मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेजा। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। मालिक ने हमें बेच दिया या अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। न झूरी के साले गया तक गोई ले जाने में दांतों में पसीना आ जाए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से हाँकता तो दोनों पीछे जोर लगाने लगते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा की, मैं कोई कसर नहीं उठा रखी। इतनी मेहनत की, काम चलाया और तुम कि काम लेते रहे। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने दाने चारे की कभी शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इसके हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन नाद में लगाए गए तो एक भी दाना मुंह में नहीं डाला। दिल भारी हो गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए कनखियों में। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों जोर मारकर पघाए टुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि ये दोनों बैल जो मार कर पघाए टुड़ा डाले हैं घर की तरफ चल दी। कई बैल उन्हें तोड़ नहीं सकेंगे, पर दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके से रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखे दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा गराव लगा हुआ था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे होते और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी के बैल और गांव के लड़के जमा हो गए, ताली बजा कर उनका स्वागत कर ले। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया गया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र दिए जाने चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, नमक हराम है। झूरी अपनी बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना नहीं दिया हुआ तो क्या करते?
स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़कर चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकना ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कैसी कहोगे? दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उन्होंने उनको दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यवस्था तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इस पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती गुस्सा से बेकाबू हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी सी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में नहाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया ने आदमियों के साथ दौड़ा आया। दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। थैंक यू। आपकी ये ख़त्म हो रहा है, अब अगला